2026 में ऐसा कोई फार्मिंग मॉडल नहीं है जो केवल 13 दिन के अंदर आपके पैसे को दोगुना बना सके। धान के फसल को काटने के बाद किसान जिस बचे हुए हिस्से को आग लगा देते हैं और उससे अच्छा खासा पॉल्यूशन होता है, हम उसी बचे हुए हिस्से से महीने का 1 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। पिछले कई सालों से इस मशरूम फार्मिंग के बिजनेस से महीने के लाखों कमाने वाले किसान तो बहुत हैं, मगर उनमें से ये सीक्रेट आके आपको कोई नहीं बताएगा। हाय, मैं आपका होस्ट अटल। मैं पिछले 6 महीनों से मशरूम फार्मिंग कर रहा हूँ। इन दिनों प्रॉफिट तो बहुत हुआ है, मगर लॉस कभी नहीं। मगर कैसे? मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट या फिर एक हाउसवाइफ हो जो दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे देके महीने के कुछ साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर एक कमर्शियल मशरूम फार्म करना चाहते हैं। वो दोनों ही केस में मैं आपके लिए एक प्रॉपर बेसिक टू एडवांस लेवल तक इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वैसे तो पारा मशरूम भारत के तटीय पूर्व क्षेत्र में ज्यादा अच्छे से होता है। इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सबसे आगे है। अदर स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन स्टेट में भी पारा मशरूम का फार्म अच्छे से होता है। केवल ओडिशा से सालाना 8000 मैट्रिक टन पारा मशरूम का उत्पादन होता है। वैसे आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस फार्मिंग को करने के सबसे पहले स्टेप होता है एक परफेक्ट जगह का सिलेक्शन करना। प्लेस सिलेक्शन का भी 3 सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। पहला है रॉ मटेरियल का रखरखाव, दूसरा साफ पानी और तीसरा सबसे क्रूशियल पॉइंट जो 90% बिगिनर गलत कर देते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहला होता है रॉ मटेरियल का रखरखाव। रॉ मटेरियल का रखरखाव मतलब हमें एक ऐसा जगह चुनना पड़ेगा जहाँ पे ट्रैक्टर ठीक से आ सके। पारा हम कलेक्ट करके लाएंगे जो साल भर हमारा चलेगा। उसे जिस जगह पे लाके डालेंगे उस जगह थोड़ा हाइट पे होना चाहिए, जहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए। फंगस हो जाएगा ना, उसके बाद हम उससे मशरूम हम नहीं उगा सकते। तो एक ऐसा जगह चुन लेंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का सुविधा होगा, जगह थोड़ा ऊंचा होगा और पानी का खतरा नहीं होगा। ऊपर अगर शेड डाल के रख सके तो बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, एक साफ पानी का स्रोत। साफ पानी का स्रोत मतलब हमें फार्म को ठंडा रखने में, फार्म को स्टेरिलाइज करने में, जो पारा है उसे हम जो गीला करके भिगाएंगे 12 घंटे के लिए, उसमें भिगाने के लिए भी साफ पानी चाहिए। मतलब पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। पानी फोगर में डालेंगे, सब के लिए एक पानी का स्रोत अच्छा होना चाहिए। पानी के नज़दीक होना चाहिए, या फिर आप पानी का एक स्रोत बना सकते हैं, ट्यूबवेल या फिर बोरवेल कहीं से भी ला सकते हैं। और तीसरा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारे फार्म जहाँ पे बनेगा वो हाइट प्लेस पर होना चाहिए। हाइट मतलब मैं इससे बोल रहा हूँ, अगर वो थोड़ा माटी के लेवल से थोड़ा डाउन होगा तो वहाँ पे एयर फ्लो ठीक नहीं रहेगा। फार्म को ऑक्सीजन सफिशिएंट चाहिए, साफ ऑक्सीजन, साफ हवा हमारे मशरूम को ग्रो करने में। मतलब फार्म में कोई भी फंगस, दूसरा फंगस, बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया वो नहीं आएंगे। मतलब हवा सफिशिएंट चाहिए। इसी वजह से हमें एक जगह ऐसा चूज करना है जो थोड़ा हाइट में हो और बरसात के दिन में पानी उसमें ना ठहरे। और हम जो गर्मी के दिन में जो पानी हम स्प्रे करेंगे फार्म को ठंडे रखने के लिए, जो डालेंगे पानी, वो बीच में कहीं पे रुक के ना रहे, उसमें भी खतरा है। तो इसी वजह से एक ऐसा जगह चूज करेंगे जहाँ पे पानी का ठहराव ना रहता। समझ में आ गया? फार्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एक ऐसा जगह चाहिए। इसे ज़्यादा समझाने के लिए मैं आपको 3D ब्लूप्रिंट बनाया है, हम उसमें चलेंगे, उसमें देखेंगे। उसके बाद मेरा जो फार्म है मैंने कैसे बनाया है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। चलिए, जैसे आप देख सकते हैं इसका एक सर ईस्ट की तरफ है और एक दूसरा सर वेस्ट की तरफ है। हम एक ऐसा जगह भी चूज करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा ठंडी पड़ती हो। ऐसा नहीं कि पूरा खुला जगह पड़ा है, साइड में कोई भी पेड़ या फिर कुछ नहीं है, पूरा डायरेक्ट सनलाइट गिरता है, हम यहाँ पे खुले में कर देंगे, ऐसा नहीं। मशरूम फार्म को आप चाहे तो इजीली नारियल, आम, काजू, बांस के छाव के नीचे भी कर सकते हैं। मगर एक अच्छा फार्मिंग मॉडल जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के करेंगे, जिससे आप महीने के कुछ पैसे इनकम करेंगे, उससे आप एक ऐसा जगह चूज करना पड़ेगा जो बाहर के टेम्परेचर को, अंदर के टेम्परेचर को बैलेंस करके रख सके। खुले में डालने में कोई भी हर्ज नहीं, आप स्टार्टिंग खुले में डाल के भी कर सकते हैं। मगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए सोच के आगे करेंगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रीन नेट में जो शेड बनेगा, उस शेड को आप टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, जो बाहर के जो छोटे मोटे कीट पतंग जो रहते हैं वो अंदर ना आ सके, इसी वजह से हमें एक अच्छा सा फार्म करना पड़ेगा जो ग्रीन नेट से अच्छा होता है। ग्रीन
ग्रीन नेट के ऊपर भी आप चाहे तो पुआल का बिछाव कर सकते हैं। 6 इंच मोटा होना चाहिए, जो पुआल होता है वो ऊपर मोटा होना चाहिए। इसी वजह से जब सूरज पूरा ऊपर से जाएगा, हमारे फार्म के ऊपर से देके गुजरेगा, उसका जो अल्ट्रा वायोलेट किरण होता है वो छान के अंदर में आता है, तो बेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। तो इसी वजह से जो हम ग्रीन नेट से फार्म बनाते हैं वो बहुत ही बेहतर होता है। उसके बाद होता है ईस्ट एंड वेस्ट क्यों। फार्म का सर नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है, साउथ की तरफ भी हो सकता है, ईस्ट और वेस्ट क्यों। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे फार्म को फ्रेश ऑक्सीजन का जरूरत होता है। सनलाइट डायरेक्ट ना गिरे किसी भी बेड के ऊपर, मतलब हम जो बेड डालते हैं किसी की बेड के ऊपर सनलाइट डायरेक्ट ना गिरे, इसी वजह से हम ईस्ट एंड वेस्ट करेंगे। मतलब सूरज ईस्ट से निकलेगा, वेस्ट में अस्त हो जाएगा, मतलब साइड से कहीं भी लाइट उस पे ऊपर नहीं गिरेगा। इसी वजह से ईस्ट एंड वेस्ट करना अच्छा रहता है। चलिए, उसके बाद रहता है हम जो रेक डालेंगे वो सीधा सीधा डालेंगे, ईस्ट एंड वेस्ट के तरफ डायरेक्ट सीधा लंबा करके नहीं डालेंगे, मतलब नॉर्थ साउथ करके रेक सब डालेंगे। जो साइड से आएगा वो सभी बेड के अंदर से थोड़ा थोड़ा होके उसको फार्म को ऑक्सीजन लेवल ठीक मेंटेन करके रखेगा। एक रेक से दूसरे रेक का डिस्टेंस हमको 2.5 फुट कम से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो गैप रहता है उस इजीली मशरूम को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो आप दवा देते हैं वो उसका भी छिड़काव अच्छे से कर सकते हैं, वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, लाइट अच्छा मिलेगा। अब आता है जहाँ पे हम फार्म करेंगे वो तो जगह थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। ऊंचा होगा तो उसमें पानी का ठहराव नहीं होगा। उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो हमारा जो जमीन होता है उसमें अगर सिर्फ हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे उससे बैक्टीरिया निकल के डायरेक्ट हमारे बेड को अफेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम जो रैक बनाएंगे, जो पहला बेड डालेंगे वो जमीन से लगभग 8 से 10 इंच ऊपर होना चाहिए। पानी भी अगर गिरेगा वो छींटे उसके ऊपर बेड के ऊपर नहीं जाएंगे, अदर बैक्टीरिया है, फंगस है, उससे बचा रहेगा। और दूसरा तीसरा हम जितना चाहें उतना रैक कर सकते हैं, 3 रैक कर सकते हैं एक पैरेलल बेड के ऊपर। हमारा जो फार्म का लेंथ होता है हम लगभग 50 से 60 फुट रखते हैं, और विड्थ होता है हम 20 फुट से 22 फुट रखते हैं। अगर ये 20 फुट से कम भी हो जाए, 18 फुट हो, 17 फुट हो, तो अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ एंड साउथ का जो लाइट होता है वो अच्छे से बेड के ऊपर गिर सकता है। क्योंकि एक फंगस को ग्रो करने के लिए हवा, पानी और लाइट, ह्यूमिडिटी का भी बहुत क्रूशियल रोल है। तो इसी वजह से हम फार्म का डिजाइन ऐसे करेंगे हमारा जो प्राकृतिक एलिमेंट एक बेड को अच्छे से मिल सके, हम ऐसा फार्म का डिजाइन कर रहे हैं। मैं 18 या 17 फीट क्यों बोल रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चौड़ाई है वो अगर 20 फुट रहेगा तो हम एक रो में 9 बेड अच्छे से डाल सकते हैं, जो एक फिक्स रहता है। मतलब हर रोज हम 9 बेड या फिर 18 बेड डाल सकते हैं। अगर उससे थोड़ा कम करेंगे, 17 फीट या फिर 16 फीट, हमारे लिए अच्छा इसलिए होता है कि जितना फार्म मतलब चौड़ाई में कम होगा तो साइड में जो नॉर्थ एंड साउथ में लाइट अच्छे से घुसेगा, और बीच में जो अंधेरा रहता है, जो 20 फुट में 22 फुट में हमको बीच में लाइट देना पड़ता है, मतलब आर्टिफिशियल लाइट देना पड़ता है मशरूम को ग्रो करने में, वो आपके लिए कम हो जाएगा। मतलब अगर आपके यहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं है तो आप थोड़ा फार्म को चौड़ाई को कम करके कर सकते। मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ। आसपास अगर कुछ पेड़ होंगे तो अच्छा होगा, मतलब ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में नहीं करना है। कुछ पेड़ अगर होंगे, थोड़ा छाव रहता होगा, अच्छा होगा कि आपके फार्म को ज्यादा जल्दी ग्रो करने में। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा कि पानी का स्प्रे करना पड़ेगा गर्मी में ज्यादा, अगर ज्यादा धूप होगा तो पेड़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि कहीं 10-12 पेड़ या फिर 4-5 पेड़ अगर साइड में बड़े पेड़ होंगे उसके बीच में अगर आप करेंगे